80 के दशक का अंतिम चरण इंडियन इकोनॉमी के लिए भारी संकट लेकर आया था। खाड़ी में चल रहे युद्ध का असर भारत में भारी पड़ने लगा था। तेल का आयात बढ़ रहा था तो निर्यात घटने लगा था। रुपए में भारी अवमूल्यन यानी डेप्रिसिएशन हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की साख गिर चुकी थी। कांग्रेस के समर्थन से बनी चंद्रशेखर सरकार को विश्व बैंक व अन्य संस्थाओं से लिए कर्ज की किस्त चुकाने के लिए देश का 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड तो 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में गिरवी रखना पड़ा। 16 महीने पहले हुए आम चुनाव कांग्रेस हार चुकी थी और भाजपा के सहारे सत्ता तक पहुंचे वीपी सिंह की सरकार मात्र 11 महीने बाद ही गिर गई थी। चंद्रशेखर कांग्रेस के सहारे पीएम तो बने, लेकिन मात्र 3 महीने बाद ही उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। मई 1991 में देश में एक बार फिर चुनाव हुए। पहले चरण की वोटिंग के बाद 21 मई के दिन तमिलनाडु में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, यानी चारों ओर हाहाकार का समय था। 21 जून को कांग्रेस की सत्ता वापसी हुई और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उन्होंने आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री बना गिरती अर्थव्यवस्था को उदारीकरण के जरिए संभालने का काम शुरू किया। ऐसे विषम समय में एक ऐसे अपराध को अंजाम दिया गया जिसने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोहराम मचा दिया। द संडे पोस्ट की वेब सीरीज आजाद भारत के अनसुलझे अपराध अनसॉल्व क्राइम्स ऑफ फ्री इंडिया में आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ही अपराध की कहानी। नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस मुल्क की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी जांच एजेंसी है जो नाना प्रकार के अपराध हों, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो अपहरण हो या चाहे वो आर्थिक अपराध हो, उनकी जांच करती है। सीबीआई का गठन 1963 में हुआ था। 1 अप्रैल 1963 को ये संस्था अस्तित्व में आई थी और इसके पहले निदेशक बने थे श्री डीपी कोहली। डीपी कोहली साहब ने सीबीआई के लिए जो आदर्श रखा था उसको समझना, उसको जानना जरूरी है। उन्होंने अपने अधिकारियों को कहा था कि सीबीआई से जनता दक्षता और निष्पक्षता की उम्मीद रखती है। इस विश्वास को हमें कायम रखना है। हमारा आदर्श है कर्तव्य के प्रति वफादारी, हर जगह, हर समय, हर परिस्थितियों में। कई दशक बीत गए और 2020 आते आते ये संस्था इन सब आदर्शों से कोसों दूर चली गई है। इतनी दूर चली गई है कि देश की शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कुछ अर्सा पहले इसे पिंजरे में बंद तोता कहना पड़ा और आम जनता के मन में भी यह धारणा है कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है, सीबीआई उसके इशारों पर काम करती है। निसंदेह ऐसे कई मामले हुए हैं जिसमें सीबीआई ने बड़ी सफलतापूर्वक अपराधों को सुलझाया है और अपराधियों को जेल पहुंचाया है। लेकिन एक कटु सत्य यह भी है कि ऐसे भी मामले हुए हैं जिनमें सीबीआई दशकों बीत जाने के बाद अपराध सुलझा नहीं पाई है। इसको परफेक्ट क्राइम कहा जाता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि परफेक्ट क्राइम जैसा कोई नहीं होता है, अपराधी कोई ना कोई सुराग हमेशा छोड़ जाता है, लेकिन परफेक्ट क्राइम होते हैं। आज एक ऐसे ही परफेक्ट क्राइम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसको आज सीबीआई आज तक भी हल नहीं कर पाई है और इस क्राइम को हुए लगभग 30 बरस बीत चुके हैं। बात है सितंबर 14, 1991 की। सितंबर 14, 1991 को एक ऐसा ही परफेक्ट क्राइम देश की राजधानी दिल्ली में हुआ, यानी कि ठीक सीबीआई की नाक के नीचे हुआ। और ये क्राइम ऐसा था जिसने देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाला शहर मुंबई को हिला कर रख दिया था। यह परफेक्ट क्राइम था मुंबई के 4 बड़े हीरा व्यापारियों यानी डायमंड मर्चेंट्स का एक ही दिन में देश की राजधानी दिल्ली से अपहरण। होता यह है दोस्तों कि मुंबई के हीरा व्यापारियों के पास कुछ अरसा पहले यानी कि 14 सितंबर 1991 से पहले एक चिट्ठी पहुंचती है और इस चिट्ठी को लिखने वाला व्यक्ति जिसका नाम रवि चौधरी है, वो अपने आप को इटली की एक बहुत बड़ी कंपनी फेरोजी फिनाजीरिया का कंट्री हेड बताते हुए उनको यह सूचना देता है कि यह इटली की कंपनी बहुत बड़ा डायमंड इंपोर्ट का काम करती है और अब दिल्ली में अपना ऑफिस खोलने जा रही है और इसके मालिक या इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन व्यापारियों से दिल्ली में मिलना चाहते हैं।
4 व्यापारी जो उस समय देश के शीर्ष डायमंड एक्सपोर्टरों में शामिल थे, इस व्यक्ति से मिलने के लिए और इस कंपनी फेरोजी फिनांजीरिया के सीईओ या मालिक से मिलने के लिए दिल्ली आ जाते हैं। सबसे पहले 28 वर्षीय मिलन पारेख, जिनकी कंपनी का नाम महिंद्रा ब्रदर्स है, वो दिल्ली पहुंचे। उनकी कंपनी 1991 में देश की 6 नंबर की सबसे बड़ी डायमंड एक्सपोर्ट कंपनी थी। मिलन के साथ उनकी पत्नी अर्चना और उनका चचेरा भाई शौनुक भी दिल्ली आया। मिलन सपरिवार दिल्ली के ताज मानसिंह होटल में रुके। इसी रात देश की 8वें नंबर की कंपनी ब्यूटीफुल डायमंड्स, जो उस समय देश की 8वें नंबर की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी थी हीरा व्यापार की, उसके मालिक 26 वर्षीय राजेश मेहता भी अपने मैनेजर अनुपम कुलकर्णी के साथ दिल्ली पहुंचे और वो भी ताज मानसिंह होटल में जाकर ही रुके। एक अन्य डायमंड कंपनी गोयनका ट्रेडिंग कंपनी के मालिक 40 वर्ष के गौतम मेहता भी मुंबई से दिल्ली इस इटालियन कंपनी फेरोजी फिनांजीरिया के सीईओ से मिलने दिल्ली पहुंच गए। गौतम ताज मानसिंह होटल में नहीं रुके, बल्कि ताज ग्रुप के ही एक दूसरे होटल ताज महल में रुके। इन सभी को दिल्ली बुलाया गया रवि चौधरी ने इन सभी को, जो मैंने आपको बताया, एक पत्र लिखा था कुछ अर्सा पहले, जिसमें खुद को इटालियन कंपनी का कंट्री हेड बताते हुए एक बड़ी डील का लालच देकर बुलाया। एक पुरानी कहावत है, लालच बुरी बला होती है। इन 4 बड़े डायमंड मर्चेंट्स भी रवि चौधरी के बुलावे में आ गए और लालच में फंस गए। इनमें से किसी एक ने भी चेक करने की कोशिश नहीं करी कि आप वाकई इटली की कोई ऐसी कंपनी है, और यदि है तो क्या वो डायमंड इंपोर्ट करने का काम करती भी है, नहीं। लेकिन एक बड़ा डायमंड मर्चेंट मेहुल चौस्की, जिसका नाम आप सब जानते हैं, जो इन दिनों भगोड़ा है और कई हजार करोड़ रुपए बैंकों के गबन करके विदेश भाग गया है, मेहुल चौस्की की कंपनी गीतांजलि एक्सपोर्ट ने समझदारी दिखाई। जब उसे रवि चौधरी का निमंत्रण मिला तो उसने इस कंपनी की बाबत पता लगाया और उसे पता चला कि निस्संदेह यह इटली की एक बड़ी कंपनी है, लेकिन केमिकल्स का व्यापार करती है। इसका कोई भी लेना देना डायमंड व्यापार से नहीं है। इसलिए मेहुल चौस्की ने समझदारी दिखाई और वो दिल्ली नहीं आया। रवि चौधरी का जो पूरा प्लान था वो केवल डायमंड कंपनियों के मालिकों से मिलना था, जिसमें 4 लोग उसके गेम प्लान में फंस गए। रवि चौधरी के प्लान का पार्ट 2 14 सितंबर की रात से ही शुरू हो गया। होटल ताज पैलेस से गोयनका ट्रेडिंग कंपनी के मालिक गौतम मेहता चेक इन करने के बाद रात ही से लापता हो गए। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चल पाई, क्योंकि गौतम मेहता अकेले आए थे और न होटल के स्टाफ न अन्य किसी से उन्होंने कोई बात की थी। वो केवल चेक इन करने के बाद होटल से निकले और गायब हो गए। 15 सितंबर की सुबह ब्यूटीफुल डायमंड्स के मालिक राजेश मेहता अपने मैनेजर अनुपम कुलकर्णी के साथ एक किराए की मर्सिडीज गाड़ी, जिसे बाबूलाल नाम का एक ड्राइवर चला रहा था, ताज मानसिंह होटल से उसे हायर करके निकले रवि चौधरी से मिलने, और उसके बाद वो भी होटल में नहीं आए। यानी कि राजेश मेहता और उनके साथ उनका मैनेजर अनुपम कुलकर्णी और उस किराए की मर्सिडीज का ड्राइवर बाबूलाल भी गायब हो गए। डायमंड मर्चेंट्स की कम्युनिटी दोस्तों बहुत छोटी होती है। ये लोग बड़े सीक्रेटिव नेचर के होते हैं, आपस में सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कोई भी अपनी किसी डील की बाबत किसी से कुछ चीज़ साझा नहीं करता है। यही कारण था कि सुबह जब चौधरी से मिलने राजेश मेहता ब्यूटीफुल डायमंड्स के मालिक जो होटल से बाहर जा रहे थे, उनकी मुलाकात होटल की लॉबी में अपने ही हम पेशा महिंद्रा ब्रदर के मालिक मिलन पारेख से होती है। दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि वो यहाँ क्यों आया है। दिन के 2 बजे रवि चौधरी मिलन पारेख को फ़ोन करते हैं और वो फ़ोन में उनसे कहते हैं कि उनकी इटालियन कंपनी के सीईओ साहब नहीं आ पाए हैं किसी कारण से, बहुत माफ़ी मांगता है और मिलन पारेख से ये कहता है, महिंद्रा ब्रदर्स के मालिक मिलन पारेख से, कि आप लोग नोएडा मेरे साथ चलिए, वहाँ पर हमारी डायमंड कटिंग की बहुत बड़ी एक फैक्ट्री लगी है, मैं उसको आपको दिखाना चाहता हूँ। मिलन पारेख इसके लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बाद ये रवि चौधरी होटल ताज मानसिंह नई दिल्ली में उसी हरे रंग की मर्सिडीज़, जिसमें कि उससे पहले वो 3 लोगों को अपने पास बुला चुका था, उसे लेकर वहाँ पहुँचता है और मिलन पारेख अपने चचेरे भाई शौनुक पारेख के साथ रवि चौधरी के साथ निकल जाते हैं नोएडा जाने के लिए। मिलन पारेख की पत्नी अर्चना पारेख होटल में ही रुक जाती हैं। वो अपने पति और अपने देवर के साथ रवि चौधरी के साथ नहीं जाती हैं।
इनके होटल से निकलने के कुछ घंटे बाद, 3 या 4 घंटे बाद, रवि चौधरी का फ़ोन आता है होटल के नंबर पर अर्चना पारेख के लिए, जिसमें वो कहते हैं कि उनके पति और उनके देवर को अभी कुछ समय नोएडा में और लग रहा है, इसलिए अपने मुंबई जाने वाली टिकट्स को वो रीशेड्यूल करा रहे हैं। और उनके पति का कहना है कि वो 16 सितंबर का टिकट करा लें, आज मुंबई नहीं जा पाएंगे। अर्चना पारेख को कुछ अटपटा लगता है। वो सोचती हैं कि अगर उनके पति ने टिकट्स को चेंज ही करवाना था तो उन्होंने स्वयं क्यों नहीं फ़ोन किया, लेकिन इससे पहले वे रवि चौधरी से पूछ पाती, फ़ोन कट जाता है। बेचारी अर्चना हैरान परेशान होटल में ही रहती हैं। 6 बजते हैं, 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, लेकिन मिलन पारेख और उनका भाई शौनुक होटल वापस नहीं आते हैं। तो घबरा कर अर्चना पारेख बॉम्बे में अपने ससुर को ये सब बात बताती हैं। उनके ससुर भी घबरा जाते हैं और वो सलाह देते हैं कि यदि रात भर में मिलन वापस नहीं आता तो अगली सुबह FIR दर्ज करा दी जाए। और इसके बाद तो मानो देश में और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भूचाल आ गया। 16 सितंबर की सुबह एक FIR दर्ज होती है अर्चना पारेख के द्वारा अपने पति मिलन पारेख और अपने देवर शौनुक पारेख के गायब होने के बाद। जैसे ही FIR दर्ज होती है, दिल्ली पुलिस एक्शन में आती है, ताज मानसिंह होटल पहुंचती है। वहां वो पता लगाने की कोशिश करती है कि रवि चौधरी कौन है। तो पता चलता है कि रवि चौधरी नाम का एक व्यक्ति होटल में ही, ताज मानसिंह होटल में ही रुका था और उसने 1991 में 78,000 का बड़ा बिल भरा था कैश देकर, और वो होटल से 15 सितंबर की रात ही चले गया था। ये आखिरी समय था जिस समय ताज मानसिंह होटल में रवि चौधरी नाम का व्यक्ति देखा गया। इसके अतिरिक्त और कुछ पता नहीं चल पाता है। इधर मुंबई में हीरा व्यापारियों में भयानक खलबली मच जाती है, क्योंकि तब तक यह स्पष्ट हो जाता है कि न केवल मिलन पारेख और शौनुक पारेख बल्कि 2 अन्य बड़े हीरा व्यापारी भी गायब हो चुके हैं। सरकार भी इस समय इस पूरी अफरा तफरी के दौरान भयानक संकट में नज़र आती है, क्योंकि 16 तारीख को दर्ज किए गए केस को 4 दिन ही बाद ही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI को सौंप दिया जाता है। आप समझिए कि मुंबई में हीरा व्यापारियों के बीच में कितना डर व्याप्त हो गया था कि जो 17 सितंबर के दिन भारत से विदेश को जाने वाले डायमंड एक्सपोर्ट का बिजनेस 27 करोड़ रुपये था, वो मात्र 3 दिन में घटकर 8 करोड़ रुपया प्रतिदिन रह गया। देश की सबसे बड़ी एजेंसी CBI की जांच भी कुछ पता नहीं कर पाई। CBI ने जरूर ये पता लगा पाने में सफलता पाई कि रवि चौधरी नाम का जो व्यक्ति है वो इन लोगों को लेकर नोएडा की तरफ गया है। उनको यह भी सफलता मिली कि रवि चौधरी ने कुछ समय पूर्व एक कंटेसा कार भी किराए में ली थी, और उस कंटेसा कार में जो उन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस और घर का एड्रेस किराया में कार लेते समय लिखवाया था वो भी फर्जी निकलता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की कई टीमें बनाई जाती हैं जो देश भर में लगभग 40 जगहों पर छापे मारती हैं। अधिकांश छापे उत्तर प्रदेश में होते हैं, क्योंकि CBI को यह अनुमान होता है कि वो नोएडा के रास्ते उत्तर प्रदेश के किसी इंटीरियर इलाके में इन डायमंड मर्चेंट्स को उठाकर ले गया है। इस बीच एक और अनोखी घटना घटती है। इन परिवारों के पास अलग अलग लोगों के फ़ोन आने लगते हैं जो इनसे फिरौती मांगते हैं, और हर कोई ये दावा करता है कि हमारे पास ही आपके लोग मौजूद हैं। लेकिन एक और बात होती है कि डायमंड मर्चेंट्स के परिवार वाले पुलिस को या CBI को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं, और वो ये नहीं बताते हैं कि उनसे फिरौती की रकम मांगी जा रही है। CBI का संकट बढ़ने लगता है, CBI पर दबाव आता है। केंद्र सरकार खुद इस पूरे केस को मॉनिटर कर रही होती है, क्योंकि मामला देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जुड़ा था, जहां एक प्रकार से डर का माहौल व्याप्त हो गया था। लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आता, और तभी अचानक एक दिन, इस घटना के 20 दिन बीत जाने के बाद 3 अक्टूबर की सुबह दिल्ली के पौष सुखदेव विहार के लोगों ने एक अजब नज़ारा देखा। उन्होंने देखा कि एक खाली पड़े बंगले से 6 लोग, जिनके कपड़े अस्त व्यस्त थे, जिनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और जो बड़े डरे सहमे थे, इस बंगले से बाहर निकल रहे हैं। ये लोग थे गोयनका ट्रेडिंग के मालिक गौतम मेहता, ब्यूटीफुल डायमंड्स के मालिक राजेश मेहता, उनका मैनेजर अनूप उर्फ अनुपम कुलकर्णी, और महिंद्रा ब्रदर्स के मिलन पारेख और उनके भाई शौनुक पारेख। डायमंड इंडस्ट्री में इन व्यापारियों के मिल जाने के बाद
डर कम हुआ, इनके परिवार वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की परेशानियां बढ़ गईं। कारण था इसके मास्टरमाइंड रवि चौधरी के बारे में सीबीआई को कुछ पता नहीं चला। और ये जो एब्डक्टेड मर्चेंट से डायमंड मर्चेंट, इनका व्यवहार भी बहुत कोऑपरेटिव नहीं था सीबीआई के साथ। इन्होंने ये बताया कि इनसे कोई फिरौती नहीं मांगी गई है और इन लोगों को यूं ही छोड़ दिया गया है। सीबीआई को दिए अपने बयान में इन लोगों ने जो बताया वो कई प्रश्नों को जन्म देता है। इन अपहृत व्यापारियों के अनुसार इन्हें रवि चौधरी ने पहले दिन से ही सुखदेव विहार के एक बंगले में कैद करके रखा था। इन्हें कहीं नोएडा या अन्य स्थान नहीं ले जाया गया था। इस बंगले में 5 हथियारबंद यानी कि आर्म्ड गार्ड्स पहरेदारी करते रहे इनकी। रवि चौधरी 15 सितंबर के बाद इन लोगों से कभी मिलने भी नहीं आया। इन्हें केवल इतना ही इन गार्ड्स के थ्रू पता चला, जो इनको खाना देने भी आते थे, कि इनके यानी कि अपहरणकर्ताओं के कुछ व्यक्तियों को विदेश में कैद कर लिया गया है। किसने कैद किया है, किसने बंधक बनाया है, ये कुछ नहीं बताया। केवल ये कहा गया कि आप लोगों को तब छोड़ दिया जाएगा जब विदेश में रह रहे बंधक रह रहे इनके साथियों को छोड़ा जाएगा। इसके बाद 2 अक्टूबर की शाम को जरूर एक गार्ड आकर इनसे ये कहता है कि जल्द ही आप लोगों को कल या परसों मुक्ति दे दी जाएगी, क्योंकि विदेश में इनके साथियों को छोड़ दिया गया है। सीबीआई के बार बार पूछने पर भी ये सभी लोग अपनी बात में यही कायम रहे और इन लोगों ने यही कहा, इनके परिजनों ने भी यही कहा कि कोई भी रैंसम या फिरौती नहीं दी गई है। उसके बाद सीबीआई ने एक बड़ा धमाका किया। सीबीआई ने अदालत को बताया, कोर्ट को बताया कि अनूप कुलकर्णी उर्फ अनुपम कुलकर्णी इन्हीं 20 दिनों के भीतर इस सुखदेव विहार के बंगले से बाहर निकलकर सिंगापुर गया एक नकली पासपोर्ट पर। यह नकली पासपोर्ट था गौतम पारेख का, जिसके नाम पर एज पर सीबीआई अनुपम या अनूप कुलकर्णी ने यात्रा की और उन्होंने यह भी प्रमाणित किया कि 6 लाख रुपये इसने गौतम पारेख के क्रेडिट कार्ड से खर्च किए, 6 लाख 1991 में। लेकिन सीबीआई की बात को कोर्ट ने नहीं माना। सिंगापुर का जो हाई कमीशन है उसने भी इनकी बात को नहीं माना और उन्होंने कहा कि गौतम पारेख नाम के किसी व्यक्ति को वीज़ा नहीं दिया गया था। लेकिन सीबीआई ने अपनी बात पर बहुत जोर दिया और उन्होंने कहा कि अनुपम कुलकर्णी इन अपराधियों के साथ, इन अपहरणकर्ताओं के साथ मिला था। अनुपम कुलकर्णी को सीबीआई ने 14 दिन की हिरासत में मांगा। 14 दिन की हिरासत भी कोर्ट ने सीबीआई को दी, लेकिन सीबीआई अनुपम कुलकर्णी से कुछ भी पता नहीं कर पाई। कारण था कि अनुपम कुलकर्णी ने अपने आप को बीमार बता दिया और वह नई दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती हो गया। सीबीआई ने दोबारा कोर्ट में अपील की कि हमको इसकी दोबारा रिमांड दी जाए, हम इससे पूछताछ करना चाहते हैं। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं था। कोर्ट ने नियमों का हवाला देते हुए सीबीआई की अपील को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि 14 दिन ये आपकी रिमांड पर रह चुका है। मैक्सिमम रिमांड एक व्यक्ति को बिना चार्जशीट किए 14 दिन ही दी जा सकती है। मामला आप यकीन नहीं करेंगे, हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन हर जगह सीबीआई को निराशा हाथ लगी और अनुपम कुलकर्णी को छोड़ दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अनुपम कुलकर्णी, जिसको कि सीबीआई बार बार दावा कर रही थी कि ये 2 दिन के लिए गायब रहा और सिंगापुर गया, उसको उसकी कंपनी के मालिक ने और अन्य अपहृत हुए डायमंड मर्चेंट्स ने बिल्कुल नहीं माना। उन्होंने कहा कि अनुपम कुलकर्णी उनके साथ ही था और ब्यूटीफुल डायमंड्स कंपनी, जिसमें अनुपम कुलकर्णी मैनेजर था, उसने उसकी पैरवी अदालत में अपने पैसों से की और राम जेठमलानी जैसे बड़े वकील उसके पक्ष में खड़े हुए। ये बड़ा ही हैरान कर देने वाला मसला है कि सीबीआई जब कह रही है कि वो व्यक्ति सिंगापुर गया, प्रमाण दे रही है, लेकिन डायमंड मर्चेंट्स ने उनकी बात नहीं मानी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से भी सीबीआई हार गई, उसको दोबारा रिमांड में नहीं ले पाई। सीबीआई ये भी नहीं पता कर पाई कि रवि चौधरी कौन है। हाँ, सुखदेव विहार का जो बंगला था उसके जब मालिक से पता किया तो उसने बताया यह बंगला यासिर खान नाम के एक व्यक्ति ने लिया था और ये यासिर खान नाम का व्यक्ति पठानी वेशभूषा में रहता था और इसने 6 महीने का किराया 3.5 लाख के करीब किराया एडवांस में दे दिया था। अब यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नासिर खान का नाम का व्यक्ति है उसकी पहनावा यानी कि पठानी सूट और रवि चौधरी का चेहरा मोहरा जो कि बताया गया डायमंड मर्चेंट्स द्वारा वो मिलता जुलता था। यानी कि ऐसा सीबीआई को लगा कि नासिर खान और यह व्यक्ति रवि चौधरी एक ही थे।
एक बात सीबीआई को और पता चली होटल ताज मानसिंह से, जहां यह रवि चौधरी रुका था। इसने कराची के किसी बैंक में एक फ़ोन किया था। सीबीआई ने बहुत प्रयास किया कि कराची के उस बैंक से जानकारी हासिल कर सकें कि इस व्यक्ति ने, रवि चौधरी ने उनको फ़ोन क्यों किया, लेकिन भारत पाकिस्तान के कुछ तो रिश्ते ख़राब हैं और कुछ सीबीआई को इसमें कोई सफलता नहीं मिल पाई और ये केस एक डेड एंड का केस रह गया। बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि इन 6 के 6 डायमंड मर्चेंट्स ने अपनी मुक्ति के बाद सीबीआई को या पुलिस को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया और अंततः आज 30 साल बीत चुके हैं। नासिर खान नाम का व्यक्ति पकड़ में नहीं आया, रवि चौधरी पकड़ में नहीं आया, यह भी समझ में नहीं आ पाया, यह रहस्य नहीं सुलझ पाया वो कौन लोग थे जिनको छुड़ाने के लिए कथित तौर पर इन डायमंड मर्चेंट्स का अपहरण किया गया था। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, लोकसभा में ये बार बार मामला उठा और एक प्रश्न के जवाब देते हुए लोकसभा में तत्कालीन गृह मंत्री ने यह बताया कि इस पूरे कांड के तार पाकिस्तान से जुड़े थे और इस मामले का इस तरह से पटाक्षेप हो गया। ये आज़ाद भारत के अनसुलझे मामलों में दर्ज हो गया है और सीबीआई इस पूरे प्रकरण में पूरी तरह असफल साबित हुई है।